नमस्कार, मैं अपूर्वा सिंह। आज हमारे बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार में MOS, जिनका मैं परिचय देना चाहती हूँ। टूरिज्म भी है इनके पास, पोर्ट्स भी है, शिपिंग भी है, वाटरवेज, 4 मंत्रालय इनके पास हैं ऑलरेडी। और इसके पहले काफी सारे मंत्रालय रह चुके हैं। इन्होंने ग्राम पंचायत से शुरुआत की और विधान सभा भी लड़े, सांसद भी रहे, मंत्री भी हैं, जिन्होंने अटल जी कार्यकाल में भी काम किया है और मोदी जी के भी कार्यकाल में काम कर रहे हैं। तो ऐसे वरिष्ठ नेता जिनको मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले आपको वाइब्स ऑफ भारत में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला और मुझे अपना समय दिया। आप ग्राम पंचायत रहे और विधायक भी रहे, सांसद भी, मंत्री भी। आपने कैसे इतनी लंबे कार्यकाल को कैसे संभाला और आपका क्या जर्नी रही है अभी तक की? जैसे मन में विचार होते हैं, विचारधारा जो रहती है वो सही रहने के बाद ये कुछ सब अपने आप प्राप्त हो जाता है। मैं सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था, अभी भी है। और जो शिक्षा, जो संस्कार वहां से मिले, उसके आधार पर यहाँ आगे बढ़ना ये मुमकिन हो गया। मैं जब SSC पास हुआ तभी संपर्क में आया और वहां संघ का तहसील संघ चालक भी बना था। लेकिन ऐसी एक बहुत ऑफर आते थे राजनीति में आने के लिए, अलग अलग पार्टियां गोवा में भी थी, मैं गोवा से बिलोंग करता हूँ। तो टिकट्स और मिनिस्टरशिप का भी आश्वासन देते थे। मैंने बोला ये विचारधारा हमारे लिए इसमें बैठती नहीं, और इसलिए काम करेंगे तो अपने विचारधारा जहाँ जुड़ती है वहां ही काम करेंगे। और ऐसा ही वक्त आ गया, जैसा आपने कहा, मैं गांव में सामाजिक कार्य एक मन में एक करने की एक इच्छा थी। वो तो अपने आप होता है, क्या कोई जबरन करे। इसके अलावा पॉलिटिक्स में आएंगे ये सपने में भी नहीं देखा था। अच्छा। तो इस गांव का काम करते करते लोगों का आग्रह था, आपको पंचायत के चुनाव में खड़ा रहना है, होना है, मेंबर, पंचायत का मेंबर बनना है। आप तो कर ही रहे हैं, तो आप वो बनेंगे तो और अच्छा करेगा। तो लोगों को, वहां के गांव के लोगों को जो भी उन्होंने कहा वो सुना, उनको रिस्पेक्ट दे दिया, उनके डिमांड को रिस्पेक्ट दे दिया, खड़ा रहा, जीत गया, भारी वोटों से जीत गया। और जीतने के बाद मुझे ऐसे जब मैं सरपंच बनूंगा ये नहीं, काम करने के लिए सब कुछ था। और जब मैं मेंबर पंचायत में, तभी सभी का आग्रह था कि आपको सरपंच बनना है, तो उन लोगों ने बना दिया अनअपोज। मैं 10 साल में से 1 साल पंच रहा और 9 साल गांव का सरपंच रहा। और ऐसे तो काम शुरू हो गया। तभी ये सब आया, हमारे संगठन से आया कि आपको राजनीति में जाना है, राजनीति का काम करना है। तो ये मैं कभी भी मेरी भूल मानता हूँ, मैं यदि सरपंच नहीं बनता तो आज तक यहाँ नहीं पहुंचा। तो बाद में बोला कि आपको काम करना है। और तो विचारधारा वाली पार्टी कौन सी, तो बीजेपी थी। और जब उन्होंने कहा कि आपको यहाँ काम करिए, तो तब हाँ कहा। और मैं सबसे पहले वहाँ का जनरल सेक्रेटरी बन गया, स्टेट का, गोवा राज्य का जनरल सेक्रेटरी बना। और इससे सब आगे बढ़ गया, संगठन बनवा लिया, संगठन मजबूत हो गया। हम 1989 में चुनावी विधायक का लड़ गया। ये तो शुरुआत थी जी। और हमें पता था, हमें इतना कुछ ये नहीं, लेकिन ये सिंबल इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने हमारा प्रयास था। और तभी से पुराने थोड़े कार्यकर्ता थे, लेकिन उतने लोग जुड़े नहीं थे। नाम थे, ये अपने अपने ताकत से काम करते थे। लेकिन जब हमने, मेरे साथ और 2 साथी मुझे दे दिए और उनको साथ लेके हमने संगठन मजबूत कर, गाँव में संगठन मजबूत किया। और 89 का चुनाव जो विधानसभा का था वो हम लड़े 12 सीट, 40 सीटों में से हमने 12 सीट फर्स्ट फेज में लड़े। सब हार गए, लेकिन कम से कम 500-700 ऐसे वोट मिले। जब पता था क्या, तो कम से कम वही कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसी 12 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने अपना सिंबल इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद में 91 का चुनाव आ गया, इसका
91 का लोकसभा चुनाव हो गया तो ये राम जन्मभूमि का माहौल था। मैं और जो गोवा के आपने मशहूर नाम सुना होगा मनोहर पर्रिकर जी, उसको हमने नॉर्थ गोवा की टिकट, जिस टिकट से मैं निकल के चुन के आता हूँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से, और मैं साउथ गोवा में रह गया, 2 ही कॉन्स्टिट्यूंसी है गोवा में। तो उस वक्त हमने ये सब काम के आधार पर 51,000 वोट पहली बार गोवा में हासिल कर दिए। तो ऐसा क्या राज था कि आपने 5 बार लोकसभा या और ये तो छठी बार थी। पहले जब हम हारे थे 91 में अच्छा 91 में हारे, लेकिन एक साइजेबल वोट हमने प्राप्त कर दिए। और इसके बाद में चलता रहा, असेंबली इलेक्शन आ गया 1994 में। ये 91 में हमने काम तो शुरू ही था, युवा लोग हमें जुड़ रहे थे, हमारी विचारधारा को देख के, हमारे काम को देख के बाकी पार्टियों के लोग भी हमें आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने लगे। और वहां की एक महाराष्ट्र वाली गोमंतक पार्टी थी, उस पार्टी से हमने कोएलिशन किया और 94 में हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा। और उस चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के 4 लोग जीत गए, 4 एमएलए जीत गए। इसमें से मैं था, हमारे मनोहर पर्रिकर जी थे जो एक्स सीएम थे, दिगंबर कामत करके जो एक्स सीएम बाद में कांग्रेस में गए, सीएम बन गए, वापस हमारे पास आ गए, और एक नरहरि हल्दरकर, ऐसे 4 लोग हम पहले चुन के आ गए। वहां से एक सक्रिय राजनीति शुरू हो गई। उसके बाद में अगले आने वाले इलेक्शन में 4 के 10 हो गए। और हमारी कोएलिशन तो था, मैं एमपी कैसा बना, एक प्रश्न आपके सामने खड़ा होगा कि कोएलिशन था वो टूट गया, कुछ सीट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर टूट गया, तो हम खुद अकेले लड़े। और मैं जो जीता था 94 में, उसी वक्त मेरा 600 वोटों से हारा। तो उसी वक्त मुझे ऑफर है कि आपको इसमें जाना है, लोकसभा से चुनाव लड़ना है। तो 1999 से मैं चुनाव लड़ा, भारी वोटों से जीता, 38,000 से जीता। गोवा का मार्जिन तो 5 या 10,000 के बीच में होता था, तो मैं पहली बार 38,000 से जीता। और 1999 बाद में 1994 फिर एक बार जीता, बाद में 2009 में फिर एक बार जीता, बाद में 14 जीता और 19 भी जीता। तो 5 टाइम्स कंटिन्यूसली। और वहां का तो इतिहास ऐसा था इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, जो कोई एक बार जीतता था दूसरी बार कभी आया ही नहीं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, चुन के दिया ही नहीं। लेकिन भगवान की कृपा, वहां के वोटर्स की, लोगों की कृपा कि वो मुझे सलग, और जो मार्जिन 5 से 10,000 था, तो पहली बार मेरा 38,000 हो गया, 2004 में मेरा 58,000 हो गया, और 2009 में क्या था, कांग्रेस की सरकार यहाँ थी, लोकल स्टेट में भी उनकी सरकार थी, यहाँ भी उनकी सरकार थी। उन्होंने बहुत कुछ किया, सब कुछ किया करने का कि मुझे हराना है, हैट्रिक करने नहीं देना है। तो भी मैं 7,000 वोटों से चुन के आया था। और चौथे इलेक्शन में तो मैं 1,05,000 वोटों से मार्जिन से जीता। ऐसे तो चलता गया, यहाँ तक पहुंचा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जैसा आपने कहा कि मुझे पहली बार एमपी बन के मुझे अटल जी ने अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट में लेके, नहीं ऐसा क्या राज है कि अटल जी ने भी आपको रखा है और मोदी जी ने भी रखा है, ऐसा क्या कौन सा कार्य किया है आपने? यही तो कार्य पार्टी का, देश का कार्य, यही मानते चले गए, खुद का कुछ नहीं है। और लोगों ने इतना प्यार दिया, लोगों ने इतना भर भर के वोट दिया, तो उसका कारण मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने इनके साथ एक दिल से कनेक्ट किया हुआ है। क्योंकि कुछ भी हो, हमें आप ही चाहिए, अपने ही रहना है, और जो कुछ मेरे हाथ में हो गया तो मैंने करवा दिया। जो लोग आते हैं, मिलना सबसे बड़ा है, काम कितने होते हैं महत्व के लिए, उनके साथ कनेक्ट रहना, ये इसका बीज मंत्र है। उनके साथ कनेक्ट रहना, ये तो बीज मंत्र है जी। और ऐसे तो काम भी हमने किया, बताना है दूसरा, ये लोगों ने जो कुछ गांव में बताया, मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट मैंने विदिन 1-2 साल में करवा के दे दिया। तो चौथी टर्म तक 2019 तक
4 टर्म में मैंने 1000 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे गांव में करवा के दिए, सभी गांव में। एक ही गांव में हर पंचायत में हमने कुछ ना 1000 प्रोजेक्ट। हाँ, 1000 5 कौन से मेजर प्रोजेक्ट थे? आपके 5 कौन से मेजर प्रोजेक्ट थे? मेजर प्रोजेक्ट ये है कि गांव में क्या होता है कि कार्यक्रम यदि लेना है, संस्कृति हो, सार्वजनिक कार्यक्रम हो, स्कूल के कार्यक्रम हो, शादियां हो, तो शहर जाना पड़ता है। अच्छा। तो सबसे पहले मैंने कम्युनिटी हॉल बनाए, मंदिर के आसपास मंदिर ले ली, मंदिर की जमीन ले ली, और कम्युनिटी कम से कम 88 कम्युनिटी हॉल मैंने बना दिए, जो कि 400-500 लोग शायद उसमें बैठ सकते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं। स्टेज का भी प्रावधान किया, ग्रीन रूम का भी ये किया, अरेंजमेंट किया। दूसरी जो एक ही लोगों के डिमांड से मैंने ये करो करे कभी नहीं बोला, जो डिमांड है वो मैंने किया। दूसरा जो बड़े प्रोजेक्ट है वो क्रिमिटोरियम, श्मशान भूमि। क्या होता है, गरीब कई गांव गरीब थे, उनके पास ये व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने 73 क्रिमिटोरियम बना दिए, जैसे वो 5 स्टार बोलते हैं। तो ये लोगों की वो व्यवस्था पहले चाहिए ना। जी हम सब कुछ कहते हैं, लेकिन उसके बाद में जो कोई अवस्था होती है तो लोग, लेकिन दूसरे दिन लोग भूल जाते थे, लोग आज की परमानेंट व्यवस्था प्राप्त हो गई है। तीसरा जो प्रोजेक्ट है स्कूल बिल्डिंग्स। अच्छा। जहां स्कूल में उनको क्लासरूम नहीं चाहिए थे, बिल्डिंग थे, तो कम से कम तीसरा प्रोजेक्ट स्कूल बिल्डिंग। ज्यादा पैसा हमने एजुकेशन में कम से कम 20-25% एजुकेशन में लगा दिया। अच्छा। और बहुत से स्कूलों में उनको हर स्कूल को हमने कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्क्रीन, क्योंकि आज का युग तो कंप्यूटराइजेशन का है। कंप्यूटर पढ़ना है, कंप्यूटर, यदि आज कंप्यूटर नहीं पढ़ेंगे तो लोग अशिक्षित मानेंगे सबको। ऐसे जो कुछ प्रोजेक्ट चाहिए, बाकी रास्ते बनवा दिए, तो हो गया। और जहां गांव में जो कुछ काम राज्य सरकार से नहीं तो हमने करवा के दे दिया। ये उसमें एक ये जो प्रोजेक्ट है वो भी एक उनको भाया, ऐसा ही। और एक चीज, जैसे मोदी जी की बात हुई, अटल जी की बात हुई, तो आपने अटल जी के टाइम पे भी काम किया है और मोदी जी के टाइम पे अभी कर रहे हैं आप। तो मुझे बताइए कि आप कंपैरिजन बताइए मुझे कि आपको उसमें ज्यादा अच्छा लगा या इसमें ज्यादा अच्छा लगा? किसके साथ आपको कार्य करके ज्यादा अच्छा लगा? मैं कभी कहता हूँ, कोई आप जैसे पूछते हैं जी, आप जब अटल जी एक अनन्य साधारण व्यक्ति थे, हमें पितृतुल्य मानते थे उनको, और ऐसे उनकी कृपा का जबरदस्त हमारे ऊपर, नहीं तो मैं पहली बार मंत्री बन नहीं सकता था जी। और इतने विश्वास में लेके सब कुछ करते थे जैसे आज मोदी जी कर रहे हैं। और उसके 4.5 साल में मुझे 5 मिनिस्ट्री एक के बढ़िया एक दे दी। मुझे पहले एग्रीकल्चर दे दिया, बाद में पोर्ट, 1 साल पोर्ट एंड शिपिंग दे दिया, दूसरे 6 महीने रोड एंड ट्रांसपोर्ट दे दिया, 1 साल सिविल एविएशन दे दिया, और फाइनली मुझे फाइनेंस रेवेन्यू दे दिया। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, इसमें कस्टम, एक्साइज, इनकम टैक्स, ये सब आते हैं। ये भी इतना बड़ा के ये दे दिया। वो जानते थे कि कौन आदमी सारी टेस्टिंग कर लिया, कौन आदमी क्या है, किसको क्या देना है, बोलने की कोई जरूरत नहीं। और मैं कभी मजाक से बोला था, मैं जब वहाँ उनके साथ काम कर रहा था, तो पिताजी के हाथ से काम कर रहा था। आज लग रहा है कि बड़े भैया के साथ काम कर रहा था, लेकिन दोनों ने अच्छा सब कुछ। और एक चीज, जैसे आप आदरणीय मनोहर पर्रिकर जी की बात की आपने, सर की, तो मुझे ये जानना है कि आपके बीच में और उनके बीच में कैसे संबंध थे? अच्छे संबंध थे। कई विचार में कोई विरोध करते थे, मुझे नहीं भाया तो मैं उसको मुंह पे कहता था, फाइट नहीं करता। फाइट भी ऐसी फाइट नहीं, शब्दों के फाइट करता, ये सही नहीं है। हाँ। प्रजा के लोगों के लिए ये सही नहीं है, गोवा के लिए ये सही नहीं है, वो करना नहीं है। इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं, तो मिलके काम करते थे। अच्छा, गोवा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है मनोहर पर्रिकर जी, उसमें आपका क्या योगदान है? जरूर। तो ये जब वहाँ सीएम बने, मैं सिविल एविएशन में था 2003 में, तो उसी वक्त में साइड जो है वहाँ गोवा के जो एयरपोर्ट के लिए जो साइड तय की थी, ये 2 साइड तय की थी। अभी जो एयरपोर्ट था वो डिफेंस का था, इसलिए हमें
इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बहुत जरूरत थी, क्योंकि गोवा इज ए वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और इसके लिए जो ये वैसा ही पड़ा हुआ था, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं था। तो मैंने बोला गोवा का विकास होना है तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए कि यहाँ तो नेवी जो डिफेंस के सामने हमारा कुछ कई विमान जो है उनको वापस भेजना पड़ता था। जो चार्टर फ्लाइट है 50% भी हम नहीं ले पाते, लोग आना चाहते थे। तो उसी वक्त मैंने यहाँ तैयार करके प्लॉट फाइनलाइज किया। ये साउथ गोवा में था, एक मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में था। तो साहजिक मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैं चूज, और साइड भी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी ये मोपा वाली। तो वो साइड फाइनल करके फास्ट हमने ये काम शुरू कर दिया। और ये फाइनल होने के बाद जो रिपोर्ट चाहिए, तो ICAO का इंटरनेशनल तो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रिपोर्ट चाहिए था। और वो रिपोर्ट के लिए हमने भेजा था, उतने में हमारी सरकार गिर गई। तो बीच में 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब मोदी जी आ गए तब मैंने फिर ये सरकार, यानी राज्य सरकार, हमारी सरकार भी आ गई गोवा में, फिर यहाँ भी आ गई, तो झट करके मौका आगे बढ़ा। तो शुरू तो मैंने ही किया था, और आज उसका इतना फायदा हो रहा है, सैकड़ों फ्लाइट वहाँ आ रहे हैं। और विकास के इसमें भी हमें बहुत मदद उससे मिल जाएगी आगे भी, निश्चित। नहीं, वो जरूरी भी था, क्योंकि बहुत सारे लोग, यूथ और सब लोग जाते हैं वहाँ पे, टूरिस्ट प्लेस है वो। और एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी कि गोवा में एक ड्रग्स से रिलेटेड न्यूज काफी सुनने में आती है। तो उसमें मुझे ये जानना है कि वहाँ की मतलब आप वहाँ से हैं, आप स्टेट की सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हैं, तो मुझे ये बताइए कि वहाँ पे क्या एक्शन, मतलब क्या लिया जा रहा है, क्योंकि काफी सरकार उससे कोशिश कर रही है, राज्य सरकार जो है कोशिश कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट। लेकिन ये ऐसी बात है, लोग इतने, कई लोग ये व्यवसाय करने में एडिक्ट हो गए। हाँ, अच्छा। और जितना वो यूथ को वहां से घुमा रहे हैं, थोड़ी समस्या है, लेकिन निश्चित तौर से मुझे विश्वास है कि हम उसको कट ऑफ कर पाएंगे। कम हो रहा है इतना जैसे चलता था। पुलिस अच्छी एक्शन रही है, और निश्चित तौर से हम ये कर पाएंगे, उसको बंद कर पाएंगे। उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया गया पार्लियामेंट में, आपने देखा होगा किस तरीके से विरोधी पार्टियों ने उनका अपमान किया, उस पर आपकी क्या राय है? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही हमें पता नहीं है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये सब एक ऐसे पद है इसके ऊपर हम झुकते हैं, लेकिन जो राजनीतिक दृष्टि से खाली पॉलिटिक्स के लिए यहाँ आए, वो लोगों से यही होता है। सत्ता यानी उनका अलग सोच है, सत्ता यानी देश की सेवा करना, है उसके डिक्शनरी में नहीं है। सत्ता का उपभोग लेना, ऐसे लोग ये सब करते हैं। इनको अपने खुद के माताजी पिताजी का किस तरह से उनके साथ ये बर्ताव करते हैं, ये हमें पता नहीं है। और इसीलिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन निश्चित तौर से उसके ऊपर थोड़ा मेरे ख्याल से कुछ सरकार चाहेगी, कुछ एक्शन हो, प्रयास हो रहा है। मैंने एक आपकी फोटो देखी है आडवाणी जी के साथ में, और मैंने देखा था कि कोई यात्रा निकल रही थी अयोध्या से और आप उसको लीड कर रहे थे। वो फोटो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। वो क्या चीज था, वो मुझे जानना है कि आपने क्या चीज किया था। भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या मंदिर बनाने में बहुत बड़ा रोल है, हाथ है, और उसमें आडवाणी जी की बहुत सी प्रयास जो है आडवाणी के उसमें ज्यादा है। जो देश भर की रथ यात्रा जो उन्होंने निकाली, अपनी उम्र में भी देश के सम्मान के लिए जिन्होंने जन्म भर काम किया, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ा श्रेष्ठ काम था, ऐसा मुझे लगता है। और उन्होंने उनकी यात्रा जब सब जाके घूम के जब गोवा आ गई, उसके साथ हम भी थे, और आपने उसको लीड किया था। या और इनकी जो यात्रा है, तो राम मंदिर का ये धर्म ही नहीं, हमारी संस्कृति की ये सब पहचान थी। और राम मंदिर क्यों होना है, हमारे ऊपर जो कलंक लगा है, कहीं आक्रामकता नहीं, वो कलंक को हमें मिटाना है, ये उनकी क्या। और जब सब लोगों ने ये माना, और इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी केंद्र में आने का एक बड़ा ये था कि संस्कृति सबको चाहिए। कई लोग हैं वो राजनीति की दृष्टि से देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है ये। और इसलिए जो आज जो कुछ राम मंदिर वहां बना है, ये
इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। माननीय आडवाणी जी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। आपके पास अभी फिलहाल 4 मंत्रालय है ना? या प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं आपके? मेजर प्रोजेक्ट कौन कौन से? भाई आज जो पर्यटन है, हमारी 2 स्कीम है। भारत आज एक अच्छा वर्ल्ड का एक अच्छा डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। तो हमारी जो 2 स्कीम है, स्वदेश दर्शन स्कीम, इस स्कीम के जरिए हम ऐसी जो डेस्टिनेशन है जहाँ लोग आते हैं और कई डेस्टिनेशन नया भी बनाते हैं, वो पूरा फंडिंग राज्य सरकार को विश्वास में लेके, जमीन तो उनकी होती है और इसलिए वहाँ जो प्रोजेक्ट बनता है इसके लिए जो फंडिंग लगता है 100% फंडिंग ये स्वदेश दर्शन स्कीम के जरिए हम देते हैं। हमारे पास ये ऐसा है कि साइट्स है, बहुत पुराने जो हम बोलते हैं ना, पुराने जो हमारे बड़े जो इमारतें थी, बड़े जो प्रोजेक्ट थे, धार्मिक ये थे, ऐसा शहर उसको ऐसा शहर बोलते हैं हम। सैकड़ों सालों की वो ये क्या बोलते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है। उसके ऊपर सेवा लोग हजारों लोग वहाँ आते हैं दिन में। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड गोवा में हमारे सेंट जेवियर की चर्चिस है और 500 साल पुराना है, तो लोग वहाँ देखने आते। तो उनके लिए जो सभी सुविधा उत्पन्न करना, इसके लिए हम जो प्रसाद करके हमारी स्कीम है, ऐसे बड़े मंदिर है, बड़े चर्चिस है, जैसा लाल किला है, उसके अंदर आता है। अच्छा। तो ये ऐसे साइट एकदम उसको सुविधा प्रदान करने का काम प्रसाद स्कीम के अंदर होते हैं। जो भी इससे बढ़िया जो कुछ साइट है, वो साइट के लिए जो कुछ फंडिंग लगता है तो हम वो राज्य के लिए हम पैसा देते हैं, वो करवा के लेते हैं। इसलिए लोग एक बार आने के बाद उनको अगली बार फिर आना चाहिए, ऐसा मन में होना चाहिए। इसी तरह के साइट बनने चाहिए, डेस्टिनेशन बनने चाहिए। और आज टूरिज्म ये काम कर रहा है गोवा, सभी जगह, सभी राज्यों में हमें जो प्रोजेक्ट है वो चलते हैं। लास्ट इसमें हमने स्वदेश दर्शन स्कीम में 76 प्रोजेक्ट लिए थे, वो भी कम से कम उसमें से 42 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए। बाकी जो अभी 90% 80% हो गए, वो भी साल भर के अंदर वो भी प्रोजेक्ट पूरे होंगे। प्रसाद स्कीम के अंदर भी हमने 55 प्रोजेक्ट लिए हुए थे, ये भी पूरे हो गए हैं। और फिर हमें नए प्रोजेक्ट अगले साल का बजट के लिए और प्रोजेक्ट हम नया करने के राज्यों से मांगते हैं। आपने कोई अभी नया हॉस्पिटल आई थिंक जब मेरे पास आयुष था, जब 2014 में मेरे पास टूरिज्म दिया था, इंडिपेंडेंट चार्ज टूरिज्म एंड कल्चर, तो 6 महीने के बाद एक आयुष मंत्रालय बनाया माननीय मोदी जी ने। तो इन्होंने जो रिजोल्यूशन पास किया और योगा का रिजोल्यूशन था, योगा पूरी वर्ल्ड में फैल गया। उसके बाद में माननीय मोदी जी ने नया मंत्रालय बनाया, वो आयुष बनाया। उसमें आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, योगा, नेचुरोपैथी ये सब आ गया। और सोवारिपा भी एक जो हमारी जो नॉर्थ की जो एक मेडिसिन पद्धति है, वो भी उसमें शामिल की। और 2014 में नया मंत्रालय बनाया, मुझे पहला आयुष का मंत्री बनाया, मेरे हाथ में दे दिया। कुछ पता नहीं इनके क्या इसमें ये था। तो मैं आयुष में इंडिपेंडेंट चार्ज मेरे पास था, मैंने 7 साल काम किया आयुष में। अच्छा। पहले 5 साल, ये नए टर्म के 2 साल। और जहाँ आयुष किसको पता ही नहीं था, ये आयुर्वेदा ये तो ये लोकल ये है, पैथी है, वो इसकी इफेक्ट लेट मिलते हैं, इसीलिए लोगों के मन में समझ थी। लेकिन सही रूप आयुष का जो है तो अभी आज लोगों के सामने आ रहा है। जब कोविड आ गया, उस कोविड के इसमें आयुष या जो आयुर्वेदा, होम्योपैथी, इसकी जो ताकत थी वो सभी पूरे वर्ल्ड ने देखी। हमने कोविड के वक्त में सभी हमारे जो मेडिसिन थे, हमारे जो प्रिवेंटिव मेडिसिन थी, वो सब वहां भेज दी और लोग उसमें से निश्चित रूप से लोगों को राहत मिली। और इससे पहले ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता, कुछ भी नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर। नाम था, मिनिस्ट्री थी, यहाँ एक डिवीजन था, हेल्थ मिनिस्ट्री का एक डिवीजन था और उसमें कुछ 100 करोड़ का बजट था, 100 करोड़ का बजट था, वो भी खत्म नहीं होता था। जब नया मिनिस्ट्री बनी तभी अभी वो बजट 3000 करोड़ तक पहुंच गया है। और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर किया,
कभी एक स्कीम निकाली कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आज लोगों को उसी तरह का हम बोलते हैं कि आप हमारे अल्टरनेट सिस्टम यानी आयुष सिस्टम का मेडिसिन ले लो, तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए ना, तो हमने सभी डिस्ट्रिक्ट में एक स्कीम निकाली, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 हॉस्पिटल 50 बेड का। अच्छा। तो जब 2 साल पहले मैं था तब तक हमने 119 हॉस्पिटल बना दिए थे, और बाद में नेरुला में हमने होम्योपैथी का बड़ा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बना दिया। अच्छा। गाजियाबाद में हमने यूनानी का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बना दिया। सरिता विहार में आयुर्वेदा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बना दिया, ताकि उन्होंने बहुत कोविड के काल में काम किया। उसे 2016 में मोदी जी के हाथ से हमने इनागुरेशन उसका किया था, और आज वहां 3000 लोग ओपीडी में आते हैं। उसके बाद में मैंने गोवा में बनाया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, बड़ा इंस्टीट्यूट गोवा में बना दिया। वहां आज कम से कम, मुझे अभी शुरुआत तो हो गई गए साल से कम 600-700 ओपीडी में लोग आते हैं। बेड तो जो कुछ बेड है वो फुल होते हैं, लोगों को आज रुचि आ गई इसमें और लोग ठीक होकर जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये सचमुच बड़ा ये था कि मैंने बहुत कुछ उसी में मुझे मन लगा के मैंने काम किया, और जहां पूरे स्टेट में कुछ ना कुछ आयुष के बारे में हमने छोटे बड़े इंस्टीट्यूशन खोले। और ये देखने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने जो डिक्लेयर किया था पूरे देश में 1,25,000 वेलनेस सेंटर उन्होंने जो किए थे, उसमें से 12,500 वेलनेस सेंटर आयुष को दे दिए। तो ये भी काम अभी सभी जगह चालू है। तो आपके विपक्ष में बहुत सारे लोग खड़े हैं जिसका नाम अभी दिया गया इंडी गठबंधन, उनके बारे में आपकी क्या राय है? आखिर ओपोजिशन चाहिए, ओपोजिशन चाहिए, ओपोजिशन सही है, तभी हम ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। और जिस तरह से ओपोजिशन के दुख होता है कि ओपोजिशन के लिए ओपोजिशन करते हैं, वो इनके लिए अच्छा नहीं है, भला नहीं है। उन्होंने सही मुद्दे पर एक करना चाहिए और एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से अपोज करना चाहिए। दोनों जब ठीक तरह से ओपोजिशन और रूलिंग ठीक तरह से चलेगा, तभी तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी तो सब कुछ ठीक चलेगा। उन्होंने भी सहयोग, अच्छे काम के लिए सहयोग करना है, लेकिन आज वो नहीं दिखता है। जो कुछ चाहता है उसको विरोध करना ही उनका काम है, लेकिन उन्होंने वो नहीं करना चाहिए। आज पार्लियामेंट बिल्डिंग बन गई, आज हर तरह से सभी का विकास हो रहा है, और वहां भी विरोध करना ये ठीक नहीं है। ये तो व्यवस्था है। आज हम है, परसों कोई भी आ सकता है, लेकिन व्यवस्था तो ठीक होनी चाहिए ना। लेकिन आज का ऑपोजिशन ये क्या बोलते हैं, मुद्दा उनके पास कोई नहीं है, ऑपोजिशन के लिए अपोज करते हैं। आपके पास टूरिज्म है या तो आप कल्चरल की दृष्टि से कैसे देखते हैं? क्योंकि हर जगह मंदिर बन रहा है, आप वो देख रहे हैं कि बनारस में विश्वनाथ धाम और श्री राम मंदिर बन रहे हैं, ऐसे ही हर जगह कहीं ना कहीं विकास हो रहा है। तो आपका मंत्रालय उस दृष्टि से क्या सोचता है और क्या कार्य करता है? यही तो होना चाहिए। भारत देश इसी संस्कृति के आधार पर खड़ा है। एक काल में भारत विश्व गुरु था, सब लोग यहाँ से सब कुछ सीख के जाते थे। हमारा यही सपना है कि ये सत्ता हो, जो कुछ अपना योगदान हो, तो वहां फिर भारत देश को वहां फिर एक बार सबसे ऊपर लेके जाने का जो सपना है वो साकार करने के लिए राजनीति जो हमारे पास है वो उसके लिए है। ये हमने मानना चाहिए, समझना चाहिए और करना भी चाहिए। और यही इसी के प्रयास है। हमारी जो पूरे वर्ल्ड में जो छवि थी, कई बीच में आक्रामक यहाँ आए, उन्होंने सब कुछ ले लिया और ये दुर्व्यवस्था उनके कारण हो गई। उसके बाद एक ही पार्टी की सत्ता यहाँ 60 वर्सेस 65 ईयर्स थी। उन्हें जिस तरह से वो विकास होना चाहिए था वो सब राजनीति के लिए राजनीति की, लेकिन भारत इसमें बाहर नहीं आया। ये गुलामी की मानसिकता वहीं के वही रही। लेकिन आज मोदी जी वो प्रयास, इसमें से हम सबको देश को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। जो आज भारत को दुनिया मानती है तो इसके लिए मानती है और हम उसको आगे ले जाना हमारा फर्ज है, धर्म है।
एक वीडियो मैंने देखी, आप उसमें क्रिकेट खेल रहे हैं। हमें लगे इतनी उम्र के बाद भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब सारे युवा इकट्ठा हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, वो कैसे, मतलब इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? मैं पहले स्पोर्ट्समैन शुरू से। अच्छा। मैं कबड्डी और वॉलीबॉल में स्टेट प्लेयर था। और मैं जब एमएलए था, एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। जब मैं विधायक था तभी ये जो 7 स्टेट जो होते हैं, 7 साउथ के, उनके एक कल्चरल स्पोर्ट्स मीट होती थी हर साल। तो सभी स्टेट के एमएलए, एक्स एमएलए, एमपी, एक्स एमपी उसमें शामिल होते थे, उनके लिए थी वो। तो ये जो बचपन से हम खेलते आए करते आए थे, वो जब वहां हम गए तब हमारे स्टेट को 12 मेडल मिले। उस 12 मेडल से मेरा अकेले के 6 मेडल थे। मैंने 400 मीटर में गोल्ड मेडल मुझे मिला। स्विमिंग में मैं चैंपियन बन गया। स्विमिंग का भी मुझे गोल्ड मेडल मिला। ऐसे 12 मेडल मुझे उसमें मिले थे। शूटिंग में मुझे सिल्वर मेडल मिला। तो जो आदत थी बचपन में, यही तो है सब, जो वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, थोड़ा थोड़ा जानते थे। ये भी वन लाइनर क्वेश्चंस है। फेवरेट प्लेस तो मेरी प्लेस तो मैं बताऊंगा, ये मेरा स्टेट यही गोवा। पॉलिटिकल स्टेटमेंट, चलिए अच्छा है, कोई नहीं। भोजन कौन सा आपका? भोजन हमारा लोकल जो भोजन है। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी, हम सब भाग्यशाली है कि कई सालों से ऐसा नेता इस देश को मिला है, उसके और क्या वर्णन करे। और निश्चित तौर से वो भारत को आगे ले जा रहा है। 2024 भारतीय जनता पार्टी फिर चुनेगी, माननीय मोदी जी फिर प्रधानमंत्री इस देश बनेंगे। और हमारा चैनल वाइब्स ऑफ भारत है, इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज। आप लोग जो काम कर रहे हैं जी, तो बहुत अच्छा काम है। ये मीडिया एक बहुत बड़ा एक साधन है जो कई लोगों तक अपने विचार, अपना ये अलग अलग हिस्से, क्योंकि आज जो कुछ विचारों में कुछ ये आ रहा है, तो थोड़ा आप ही लोग सही विचार, अच्छे विचार, समाज के विचार, देश के विचार लोगों तक पहुंचाने का माध्यम आप लोग है। और ये सबसे बड़ा आज का कार्य मैं मानता हूँ। आप करते रहना, हम आपके साथ रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे शो में वाइब्स ऑफ भारत में आने के लिए, और आपने हर प्रश्न का अच्छे से जवाब दिया। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ।